everyone, my name is Shivani and welcome to Anant IAS। और आज 7th ऑफ मार्च का द हिंदू का न्यूज एनालिसिस हम शुरू करेंगे। उसके पहले आपको बता दूं कि आज के डिस्कशन में ईटी और टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स को भी मैंने ऐड किया है आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए। तो सबसे पहले पहली न्यूज उठाते हैं द हिंदू का। रिटेल व्हीकल सेल्स रोज 16% इन फेस्टिवल सीन ड्राइविंग मास डिमांड। तो व्हीकल्स के सेलिंग में एक्सपेंशन देखा गया है और ऐसा माना जा रहा है कि फेस्टिवल सीजन की वजह से डिमांड बढ़ रही है। डिमांड की अगर बात करें तो कोविड टाइम में भी ऑटोमोबाइल्स की डिमांड काफी बढ़कर के आई थी, पर फिर भी प्रेजेंटली नंबर्स बढ़कर के आए रिटेल व्हीकल्स के, जो एक बड़ा अचीवमेंट है। ऑटोमोबाइल सेल्स एट डीलर्स रोज लास्ट मंथ टू अबाउट 1.8 मिलियन यूनिट्स एडेड बाय रोबस्ट डिमांड इन द वेडिंग सीजन। और वेडिंग सीजन को लेकर के डिमांड बढ़कर के आ रही है। ये FADA का डेटा है। FADA का मतलब हुआ फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने डेटा पेश किया है। द राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड एलिवेटेड इन्फ्लेशन ड्यूरिंग हर्टिंग सेंटिमेंट्स द ओवरऑल फेब सेल्स स्टिल बिलो प्री कोविड लेवल्स। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट के बढ़ते, क्योंकि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं कि लोन का परसेंटेज भी तो बढ़ा हुआ है, तो गाड़ियां लोन पे उठाई जाती हैं मैक्सिमम करके। तो उस केस में प्री कोविड के लेवल्स को हम बीट नहीं कर पाए हैं फरवरी की सेल्स में। जैसे कि मैंने कहा कोविड के लेवल टाइम पे भी बहुत ज्यादा सेलिंग हुई थी व्हीकल्स की, तो उसको बीट नहीं कर पाए, पर फिर भी नंबर्स काफी बेटर हैं। साथ ही साथ 2 व्हीलर्स का नंबर्स बढ़ा 15% से, 3 व्हीलर्स का बढ़ा है 81% से, और पैसेंजर व्हीकल्स 11%, ट्रैक्टर्स 14 एंड सीवीज 17%। नाउ डीलर ग्रुप वार्न्स दैट सीवी सेल्स may be hit if an El Nino leads to a weaker monsoon hitting from output। तो इसके लिए बोल रहे हैं कि ईवीज पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो कमर्शियल व्हीकल्स, माय मिस्टेक, सीवी का मतलब हुआ कमर्शियल व्हीकल्स और ईवीज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। तो सीवीज के जो सेलिंग में कमी आ सकती है अगर एल नीनो ने हिट किया तो, क्योंकि प्रोडक्शन जब नहीं होगा तो सेलिंग किस चीज की होगी, तो फाइनली ऑफकोर्स कमर्शियल व्हीकल्स कोई नहीं खरीदेगा या कम लोग खरीदेंगे, तो उस केस में ये डिमांड हिट हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज है गवर्नमेंट टू अनवील रिटेल ट्रेड पॉलिसी ऑफिशियल। ऐसी न्यूज आ रही है कि ब्रिक एंड मोर्टार रिटेल ट्रेडर्स, ध्यान दीजिएगा, ब्रिक एंड मोर्टार का मतलब होता है ईंट और गारे से, लेकिन वो मतलब यहाँ नहीं है। इसका मतलब है कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, उनके लिए पॉलिसी आने वाली है और ये ईज ऑफ डूइंग को दिमाग में रख करके बनाई जाएगी और पेश की जाएगी। द गवर्नमेंट इज वर्किंग टू ब्रिंग अ नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी फॉर ब्रिक एंड मोर्टार रिटेल ट्रेडर्स टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एंड ऑफिशियल सेड। और ब्रिक और ऐसा शब्द, ऐसा कभी कभी यूपीएससी में ऐसे टर्म्स को पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि ब्रिक एंड मोर्टार के लिए एक पॉलिसी आ रही, तो पॉलिसी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सभी रिटेल चेन्स के लिए, जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, उनके लिए एक पॉलिसी लाई जाएगी। द डिपार्टमेंट ही सेड इज आल्सो वर्किंग टू ब्रिंग एन ई कॉमर्स पॉलिसी फॉर ऑनलाइन ट्रेडर्स, और ऑनलाइन ट्रेडर्स के लिए भी पॉलिसी आएगी। तो ब्रिक एंड मोर्टार टर्म का मतलब है कि ट्रेडिशनल स्ट्रीट साइड बिजनेस जो होता है, छोटी दुकानें होती हैं, जो आजकल के बढ़ते हुए ई कॉमर्स के बढ़ते हुए एक कॉम्पिटिशन को भी फेस कर रही है, साथ ही साथ और भी चीजें फेस कर रही है, उसके हवाले से दो पॉलिसीज आएंगी, एक तो ई कॉमर्स के लिए और एक रिटेल ट्रेडर्स के लिए। द नेक्स्ट है कि अफगान यूनिवर्सिटीज रीओपन अप बट वुमेन स्टिल बार्ड। तो अफगानिस्तान में जो चलता, जो हिजाब को लेकर के जो बहस चल रही थी, जो वहां का जो गवर्नमेंट है अपना एक्सपेंशन करना चाहता है, वहां पे डोमिनेंस को क्रिएट करना चाहता है, उसके लिहाज से यूनिवर्सिटीज को खोल तो दिया गया है, लेकिन महिलाओं को अभी भी वहां पे बैन किया गया है, जो एक अच्छा स्टेप नहीं है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि तालिबान गवर्नमेंट वांटेड वुमेन टू रिमेन अनएजुकेटेड। इफ गर्ल्स एंड वुमेन गेट एजुकेटेड दे विल नेवर एक्सेप्ट अ गवर्नमेंट दैट एक्सप्लॉइट्स इस्लाम एंड द कोरियन, शी सेड। तो एक तालिबान गवर्नमेंट के अगेंस्ट वहीदा दुरानी, जर्नलिज्म है, उन्होंने इस बात को, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस बात को बोला, जर्नलिस्ट स्टूडेंट है, तो उन्होंने इस बात को कहा कि हायर एजुकेशन में अगर महिलाओं को नहीं एंट्रेंस दी जाएगी तो उस केस में अच्छा नहीं होगा, और ऐसा अफगानिस्तान में फिलहाल के लिए हो रहा है। आपको बता दूं बैकग्राउंड क्या है कि अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट इस तरफ चल रही है, जिसको वहां पे, जिसको तालिबानी गवर्नमेंट भी बोलते हैं, तालिबान अथॉरिटीज बोलते हैं, उन्होंने काफी समय से एक ऐसा देश बनाना वो चाहते हैं जहां पे सब कुछ इस्लाम के अंडर हो, लेकिन डोमिनेंस हो, वहां पे डेमोक्रेसी से कोई चीज ना हो, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए काफी चीजें वो पहले भी कर चुके हैं जो सही नहीं रही हैं। इस पर डिस्कशन में ऑलरेडी कर चुके, काफी आर्टिकल्स आए हैं, पर फिलहाल के लिए न्यूज है कि वहां पे यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं, लेकिन सोशल इश्यूज वाले सेक्शन में, यूपीएससी के सोशल इश्यूज वाले सेक्शन में हमको पता होना चाहिए कि बाकी देशों में महिलाओं के लिए क्या पॉलिसी है। सऊदी
सऊदी अरेबिया में क्या पॉलिसी चल रही है, अफगान में क्या चल रहा है, तो ये हमारी उसकी तैयारी के लिए भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है रेलवे टाइज अप विद इसरो फॉर ट्रेन ट्रैकिंग। सो ट्रेन ट्रैकिंग के लिए अब मैपिंग वाली जो सुविधा है, जैसे अभी ट्रैकिंग तो अभी भी होती है, अगर आप इस रेलवे का टाइमिंग जानना चाहते हो, कहाँ से गुजर रही, कहाँ पहुंची, तो अभी भी होता है। लेकिन अब फिलहाल नई चीज क्या हुई कि प्रोजेक्ट लाया गया इंडियन रेलवेज की तरफ से। इट हैज कमेंस्ड अ प्रोजेक्ट विच विल नाउ इनेबल रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ ट्रेन मूवमेंट विद असिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट इमेजरी अंडर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम। आरटीआईएस के अंदर एक इमेजरी क्रिएट की जाएगी नाविक को यूज करके, नाविक और भुवन को यूज करके, जो कॉन्स्टलेशन है हमारे इसरो के। तो क्रिस ने क्या किया, क्रिस जो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसने इसरो के साथ पैक्ट किया है, एक प्रोजेक्ट आ रहा है जहां पे रियल टाइम इमेजेस को लिया जाएगा रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए रेलवेज को। और जो ट्रैकिंग करने के लिए हमारे जो कॉन्स्टलेशन यूज किए जाएंगे, जो इसरो ने बनाए हैं, दैट इज नाविक एंड भुवन। नाविक को पहले भी पूछा जा चुका है, प्री में यूपीएससी में पूछा जा चुका है, तो उसको प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। इसरो हैज डेवलप्ड इट्स ओन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट, हमारे खुद के रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है जिनमें नाविक और भुवन का नाम आता है, उनकी सहायता से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, मिस्टर वैष्णव एम्फासिस द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम टेक फॉर द इंडियन रेलवेज। मिस्टर वैष्णव सेड देयर वाज अ पायलट प्रोजेक्ट अंडरवे बिटवीन संचार भवन which houses the Ministry of Electronics, Information Technology and Rail Bhavan, which houses the Ministry of Railways to use the quantum key encryption to order exchange information in a way that is non-hackable। तो एक सिस्टम ही क्रिएट करना चाह रहे थे जो नॉन हैकेबल हो, एआई का यूज किया जाए और ट्रेन ड्यूरेशन को रियल टाइम एक्सेस किया जा सके। इसके फायदे क्या होंगे कि टाइमिंग से साथ साथ किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने में भी फायदा हो सकता है और ये बड़ा स्टेप होगा। तो नाविक और भुवन को यूज करते हुए, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नाविक और भुवन क्या है, उसके लिए आप तैयारी कर लीजिए, और ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है मेंस के पर्पस से। ठीक है, now next is the 2022 winter air in NCR cleanest in 5 years but still toxic says CSE report। CSE report के हिसाब से, CSE का मतलब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट इसका मतलब है। now उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की, इसमें बताया गया कि 2022 के जो विंटर्स थे उसमें टॉक्सिसिटी काफी कम थी, लेकिन फिर भी अलार्मिंग लेवल से ऊपर ही थी। टॉक्सिसिटी कम थी लेकिन फिर भी अलार्मिंग लेवल से ऊपर थी, इसका मतलब है कि अभी भी हमको स्टेप उठाने हैं उसको टेक केयर करने के लिए। सिटी वाइड विंटर एवरेज ऑफ दिल्ली स्टूड एट 160 UG/M3 in the winter। ये जो 160 का नंबर है, in the winter that spans from October to January, which was the lowest since wide scale monitoring started in 1890। 18 और 19 के बीच में वाइड स्केल मॉनिटरिंग को शुरू किया गया, जिसमें दिल्ली को स्पेसिफिकली मॉनिटर किया गया कि कहाँ पे सीवियर लेवल्स है, कहाँ पे सीवियर लेवल्स नहीं है। और जो पार्टिकुलेट मैटर है, पीएम नंबर्स को बात की जाती है, पीएम जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए काफी खराब होते हैं, अगर ये नाक के द्वारा पेट में जाए या अपने चेस्ट पे जाते हैं तो हमारे लिए डिजीज क्रिएट कर सकते हैं। तो पीएम के भी कई टाइप होते हैं, 2.5 यहाँ लिखा गया है, लेकिन 2.5 बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो खतरनाक होते हैं, उनको मॉनिटर किया गया CAAQMS के द्वारा किया जाता है। इसका पूरा नाम है कॉन्टिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। इसको भी याद रखिएगा कि इसमें इसको मॉनिटर किया जाता है। PM 2.5 पार्टिकल्स आर लिंक्ड टू रेस्पिरेटरी इलनेस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, CAAQMS प्री में पूछा जा सकता है, यूपीएससी के लिए ऐसे टर्म्स यूज करते हैं कि इसको कौन बनाता है, इसमें क्या चेक किया जाता है, क्या क्या चीजें आती हैं। अगर आप CSE की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पे वैसे ये सारी गाइडलाइंस कौन बना रहा है, CPCB मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड और CSE मिल के इसको मॉनिटर करते हैं। लेकिन फिर भी अगर इसके स्क्रीनशॉट पे हम जाते हैं तो मैंने एक जनरल टाइप किया तो मुझे मिला आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पे कुछ टर्म्स मिले, समझने जरूरी है कि CAAQMS में कौन कौन से मेजर्स लिए जाते हैं। तो मेजर्स 8 पैरामीटर होते हैं। इसके पहला है PM10, PM 2.5, SO2, NOx, NS3, CO and O3। तो ये सारे पूछे जा सकते हैं। पूछा गया है एक ऐसा सवाल जहां पे, और बेंजीन मत भूलिएगा, कि पूछा गया है कि एक्चुअली कौन कौन से पैरामीटर्स इसमें लिए जाते हैं। ऐसे लिख के आता है PM10, 2.5, SO2, NOx, NS3, CO, O3, बेंजीन। इनमें से कौन सा मैटर पैरामीटर नहीं आता है CAAQM स्टेशंस में। तो अगर ऐसा सवाल बनता है प्री में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए पता होना जरूरी है कि कौन सा मैटर आता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड में आपका मीथेन, साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, O3 है आपका ओजोन, और बेंजीन। ये सारी चीजें उसमें आती है, हमको पता होना चाहिए।
न्यूज है चाइनीज फर्म एक्यूज ऑफ फंडिंग राजपक्सा पोल कैंपेन। ठीक है, चाइना लॉबीज टू बिल्ड कोलंबो रोड, मतलब चाइना एक लॉबी क्रिएट कर रहा है जिसमें वो कोलंबो की रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। और फायदा क्या है, ड्रैग्स फीट ओवर डेट रेजिंग, की बहुत बड़ी न्यूज है अपने आप में। अगर थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, ईटी की न्यूज है, लेकिन समझने वाला फैक्टर यहाँ पे ये है कि श्रीलंका के डेट में एक न्यूज छपी थी कुछ दिन पहले, डिस्कशन भी हुआ था, हिंदू में आर्टिकल आया, उसमें लिखा गया था कि श्रीलंका के डेट के पीछे और श्रीलंका की सिचुएशन जो भी चल रही है उसमें सबसे बड़ा इशू है करप्शन का। और करप्शन कहां से आ रहा है, चाइना से। कैसे, CHEC संस्था है श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर जो वहां पे चुनाव लड़ते हैं हर साल, या जितने साल, हर साल का मतलब जब जब चुनाव होते हैं तो तब वहां पे उनको फंडिंग कराई जाती है चाइना की तरफ से। इसमें चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन का नाम फेमस है और इसकी एक सब्सिडरी है CIABC, उसके ऊपर भी ऐसे एलिगेशंस लगाए गए हैं। CIABC नहीं, CHELE ये वाली जो संस्था है इसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं। CIABC तो संस्था है जो करप्शन पे चेक कर रही है। तो ये डिस्कशन हुआ था कि श्रीलंका की सिचुएशन जो भी प्रेजेंटली चल रही है, डेड इकोनॉमी बनी हुई है और भी काफी समस्याएं इन्फ्लेशन की दुनिया भर की, तो उसके पीछे कारण ये है कि श्रीलंका में बहुत ज्यादा करप्शन है। करप्शन किस चीज का, जिसमें वहां पे चुनाव लड़ने के लिए पैसा मिलता है चाइना की तरफ से। और CHEC एक ऐसी संस्था, एक कॉर्पोरेशन है जिसका काम ही ये है। इस आर्टिकल को पूरा पढ़ने के बाद समझ में आता है कि वहां पे अब वो, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन बढ़ने वाली है इसमें अपना रास्ता क्लियर करने के लिए चाइना क्या कर रहा है, वहां के पोर्ट बना रहा है, वहां की सड़कें बना रहा है, ये दिखाने के लिए कि हम एक तरह का सपोर्ट कर रहे हैं आपको, डेट आपकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने पर। ऐसा नहीं है। साथ ही साथ CHELE जो सब्सिडरी कंपनी है CHEC की, वो नाइजीरिया में भी एक पोर्ट बना रही है, लेकी पोर्ट करके, जो एक रिमार्केबल पोर्ट होगा नाइजीरिया की इकोनॉमी के लिए, गेम चेंजर होगा। साथ ही साथ ग्वादर, अगर आपको याद हो, ग्वादर भी एक की एलिमेंट है चाइना और पाकिस्तान की इकोनॉमी में, जो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए वहां पे पोर्ट बना रहा है ग्वादर में। ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान में बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा, और CHEC है वही कंपनी है। तो अगर आप ध्यान दीजिए, ये न्यूज छपी है, उसका मतलब ये है कि चाइना लॉबी करता है दूसरे देशों में एक तरीके का कॉन्स्पिरेसी या स्ट्रक्चर बनाने में, सो दैट कि वहां पे जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारा कंट्रोल भी इन देशों में आएगा, जिसकी वजह से ये एक खतरनाक सिचुएशन है। पर अभी फिलहाल के लिए जो श्रीलंका की सिचुएशन चल रही है लोन को लेकर के, जिनके ऊपर बहुत बड़ा डेट है, IMF उनको हेल्प कर रहा है, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन और इलेक्ट्रिसिटी की समस्याएं बढ़ने की वजह से ये न्यूज यहाँ छपी है। ईटी की रिमार्केबल न्यूज होती है, कभी कभी ये काफी हेल्पफुल है, आपकी मेंस की तैयारी में ये सब चीजें हेल्प करती हैं। तो करप्शन को, एंड जो बहुत करप्शन फैलाने की जिम्मेदारी भी इस आर्टिकल के हिसाब से चाइनीज कंपनी पर डाली गई है। कहीं ना कहीं उनका इंटरनेशनल इंटरेस्ट है और जिसकी वजह से वे काम करते हैं, और एक करप्शन की जो वेव है वो भी इंजेक्ट की जा रही है इन देशों के अंदर। नेक्स्ट है कि बैंक्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स नीड टू रेज कैपेसिटी टू कीप पेस विद UPI, क्योंकि RBI एक डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ने वाले सिस्टम या मैकेनिज्म को बढ़ाना चाहता है। इसलिए NPCI को बोला गया है कि अपने UPI पेमेंट्स को एक्सपैंड करने के लिए एक मैकेनिज्म बढ़ा ले, अपनी कैपेसिटी बढ़ा ले, जहां पे बड़े बड़े ट्रांजैक्शन कई बार हो सके। कैपेसिटी का मतलब है ऐसा मैकेनिज्म बनाइए कि सपोज करिए आपके सिस्टम में 1 लाख ट्रांजैक्शन हर घंटे हो रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप इसको बढ़ा के 2 लाख कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी कैपेसिटी बढ़ने वाली है, ऐसे ट्रांजैक्शंस बढ़ने वाले आने वाले समय में, इसकी वजह से वो कैसा कह रहे हैं। तो UPI currently handles 26 crore transactions day and has the capacity to handle 100 crore transactions a day. Unless banks and other payment systems operators raise the capacity, best customer experience may not be realized. तो कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया का सिंगापुर से भी कॉम्पैक्ट हो चुका है, और वैसे भी अगर आपको याद हो तो NPCI ने अलाउ कर दिया है बाहर के देशों को भी UPI ट्रांजैक्शन करने के लिए। अगर आप बारकोड को स्कैन करते हो तो आप पेमेंट कर सकते हो। कुछ देशों के 10 देशों के लिए है, पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन आगे बढ़ सकता है, तो उसमें सिंगापुर भी आता है। तो जब ये चीजें बढ़ेंगी तो आपकी ट्रांजैक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ऐसा शक्ति का अंदाज जो हमारे RBI गवर्नर है उन्होंने इस बात को कहा। नेक्स्ट में जेंडर गैप के लिए है, इसमें कहा जा रहा है कि जेंडर गैप हमारे देश में प्रोफेशनल्स और मैनेजर्स के लेवल पे महिलाओं के नंबर्स तो बड़े हैं, लेकिन अर्निंग गैप बहुत ज्यादा है, ऐसा ILO ने छापा है। ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज अ यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी हुज मैंडेट इज टू एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस बाय सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। तो ये रिपोर्टें छापते रहते हैं, उनके हिसाब से ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमी के कवर पेज पे अगर आप देखें तो महिलाओं का जो कॉन्ट्रीब्यूशन तो बड़ा है, स्टेबलाइज हुआ है, लेकिन फिर भी अर्निंग कैपेसिटी में काफी बड़ा गैप है। नाउ इस पिक्चर में दिखा रहे हैं
हैं कि ये उसी जुड़ती हुई एक न्यूज और है जिसमें मेंशन किया गया है। अगर आप देखें कि मैनेजर्स के लेवल पे फाइनेंशियल 18 से लेकर के 22 तक का नंबर आप देखिए 4.7, 5.3, 5.8, 5.4 गिरा है और प्रोफेशनल से महिलाओं का नंबर भी 5.9 पे है। अगर इसको कंपेयर करें सेल्फ एम्प्लॉयड और रूरल अर्बन नंबर से तो महिलाओं का नंबर बड़ा है, लेकिन फिर भी अर्निंग कैपेसिटी काफी कम है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन परसेंटेज 15 ईयर्स एंड अबव में अगर आप देखें 18 से लेकर के 22 तक तो 18 में 23.3 था और फाइनेंशियल ईयर 22 से 32.8 आ गया है। कंपैरिजन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, सिर्फ रूरल और अर्बन के नंबर्स दिए हुए हैं। ये कहना चाहते हैं कि द पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी हैज सिग्निफिकेंट चर्न इन वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट, द female labor participation rate and employment numbers are rising, but women's share in regular and salaried jobs has declined. मतलब नंबर्स तो बढ़ रहे हैं पर सैलरी गैप ज्यादा है और जो जेंडर गैप, जेंडर इक्वालिटी की बात हम एसडीजी में करते हैं, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, उसमें अगर ये नंबर्स बढ़ते रहे तो आईएलओ उसको उठा के रहेगा और इंडिया के सामने पेश करेगा कि आप डेवलपमेंट तो बढ़ाना चाहते हो अपने देश को, आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बनाना चाहते हो, लेकिन जेंडर इक्वालिटी नहीं, जेंडर गैप कैसे कवर करोगे और अर्निंग गैप कैसे कवर करोगे। तो इक्वालिटी की जहां बात होती है, अर्निंग इक्वालिटी की बात होती है, जॉब इक्वालिटी की बात होती है, वहां पर ऐसा होना चाहिए कि जेंडर गैप या पेमेंट गैप कम होना चाहिए। नाउ इसके साथ इंडिया डीप टेक साइंटिफिक मिशन में इंडिया क्वांटम जंप लेने वाला है। कैसे? क्योंकि हम उन मिशन में से एक बड़ा मिशन शुरू करने वाले हैं, नेशनल क्वांटम मिशन अनाउंस 3 इयर्स अगो, जिसमें यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था कि हम क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसर्स, क्वांटम मेट्रोलॉजी एंड क्वांटम मटीरियल्स को आगे लेकर के आएंगे। इसमें डेवलप्ड नेशंस जो होते हैं वही थे और चाइना का भी बड़ा हाथ था 2008 की रिसर्च को लेकर के, जहां उसने स्टेप इन किया था। लेकिन अब इंडिया भी उसमें जा कूदने वाला है, जिसमें वो मिशन लेके चलेगा कि जहां पर हम क्वांटम से जुड़े हुए सेंसर्स, मेट्रोलॉजी, कम्युनिकेशन और कैलकुलेशन और कंप्यूटिंग में आगे आएंगे। इसके लिए 2020 में 8,000 करोड़ का बजट भी लाया गया था। नाउ द पॉइंट इज दिस ईयर आफ्टर इट वाज फर्स्ट अनाउंस्ड, सेंटर इज सेट टू लॉन्च द नेशनल क्वांटम मिशन, वन ऑफ द फ्यू डीप टेक्नोलॉजी साइंटिफिक मिशन टू टेक अप बाय इंडिया। दिस मिशन विल पुट India into a big league of new technology. There is a however considerable catching up to do. कभी करना है, इन चाइना से हमें आगे निकलना है, लेकिन कुछ चीजें हमें ठीक तरीके से समझनी पड़ेंगी। अच्छा, क्वांटम का बात जहां तक होती है, क्वांटम जंप का मतलब हुआ कि ये सब चीजें जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि हम ज्यादा बढ़िया कैलकुलेशन कर सके, हम ज्यादा बढ़िया सुपर कंप्यूटर्स बना सके, हम ज्यादा बढ़िया सैटेलाइट्स बना सके। क्वांटम का मतलब है किसी भी चीज को काफी स्पीड से करना, जो नॉर्मल स्पीड सिस्टम की होती है उससे भी काफी आगे जाना। तभी तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाएंगे, तभी हम प्रोग्राम्स बना पाएंगे, तभी हम क्रिप्टोग्राफी में आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर पाएंगे, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सुपर कंप्यूटर्स एंड व्हाट नॉट। सो क्वांटम का यूज का मतलब है ऐसा मिशन जो हमारी टेक्नोलॉजी को आगे लेकर के जाए। तो ये टेक वाले सिस्टम में इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेंस के लिए सवाल बन सकता है कि मिशन क्या है, इसमें कौन कौन से हर्डल्स हैं और इंडिया को और क्या करना चाहिए। ना नेक्स्ट न्यूज है कि ऑयल डाउन ऑन चाइना आउटलुक। अभी फिलहाल परसों की न्यूज है कि चाइना ने अपनी इकोनॉमी का जीडीपी 5% आका है और इसके बाद से ही ब्रेंट ऑयल के प्राइसेस गिरने लग गए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरने लग गए। तो द पॉइंट इज दिस कि ब्रेंट, दो शब्द आते हैं जहां पे हम कंफ्यूज होते हैं, देखते हैं ब्रेंट क्या होता है और WTI क्या होता है, देखेंगे। तो जो क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल जिन देशों में क्रूड ऑयल है उसे इंडिया खरीदता है। फिलहाल की रशिया का नंबर सबसे ऊपर है, जहां हम सबसे ज्यादा इस समय इंपोर्ट कर रहे हैं क्रूड ऑयल का। उसमें क्रूड ऑयल का कोई ब्रांड नहीं होता है, पर अगर हम ब्रांडिंग में जाएं तो ब्रेंट और WTI ब्रांडिंग है और अलग अलग इलाकों से ये तेल निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, कंफ्यूजन कहां होता है कि ब्रेंट क्या है, क्रूड क्या है। क्रूड ऑयल तो अपने आप में ही एक नाम है, उसकी बात नहीं होती है। क्रूड ऑयल का मतलब कच्चा तेल, लेकिन जब ब्रेंट क्रूड की बात होती है तो मतलब किसी स्पेसिफिक इलाके की बात हो रही है। इसको आगे देखते हैं। तो ब्रेंट और WTI प्रीलिम्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ब्रेंट और WTI दो ब्रांड है। ऐसे मानिए WTI का एक्सटेंशन कहां से होता है, लुजियाना नॉर्थ डकोटा यूएस में एक जगह है, वहां से होता है। पाइपलाइन सिस्टम ओक्लाहोमा में है, रिफाइनरी भी इसकी गल्फ ऑफ मैक्सिको में है। ब्रेंट क्रूड का मतलब होता है जो नॉर्थ सी से निकाला जाता है, पाइपलाइन स्कॉटलैंड में है और रिफाइनरी नॉर्थ वेस्ट यूरोप में है। IG.com से मिला है मुझे। मतलब ब्रेंट का मतलब इस वाले में इलाके में उगाया जाने वाला, निकाले जाने वाला तेल, और ब्रेंट का मतलब
मतलब है नॉर्थ सी से निकाले जाने वाला तेल, बस यही फर्क है। लेकिन क्रूड जो शब्द है वो कोई ब्रांड नहीं, क्रूड का मतलब कच्चे तेल की जरूरत जैसे हम इंपोर्ट करते हैं अपने देश में और पेट्रोल में यूज करते हैं, काफी चीजों में उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो जैसे ही चाइना ने अपनी जीडीपी को 5% आका, वैसे ही इसके प्राइस गिरे, और जब प्राइस गिरेंगे तो काफी देशों को इसको फायदा भी हो सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल है वो हमेशा से टग ऑफ वॉर रहा है देशों के बीच, क्योंकि अब फिलहाल के लिए चाइना जो है थोड़ा सा नर्वसनेस और हॉकिशनेस से कम नीचे जा रहा है, इस वजह से उन्होंने अपनी जीडीपी को 5% आका है। अगर आप ध्यान दें तो हमने अपनी जीडीपी को इकोनॉमिक सर्वे और सीईसी की हेल्प से 7% आका है। 7% और 5% में काफी गैप होता है, तो इस वजह से अगर चाइना से बड़ा देश अपनी जीडीपी का परसेंटेज नीचे लेके आ रहा है तो उसका फायदा दूसरे देशों को भी होगा। तेल के प्राइस गिरेंगे तो इंपोर्ट प्राइसिंग भी कम होगी। नाउ इसके साथ ही साथ कुछ और बातें बताते हैं कि बेंचमार्क प्राइसेस में हेल्प करता है। ब्रेंट क्रूड प्राइसेस है इंटरनेशनल बेंचमार्क प्राइस यूज बाय द ओपेक देशों के द्वारा ब्रेंट क्रूड प्राइस को बेंचमार्क लिया जाता है, और डब्ल्यूटीआई क्रूड प्राइस जो लेता है यूएस ऑयल प्राइसेस को बेंचमार्क लेता है। सिंस इंडिया इंपोर्ट्स प्राइमरली फ्रॉम ओपेक कंट्रीज, ब्रेंट इज द बेंचमार्क फॉर ऑयल प्राइस। मतलब हम क्योंकि ब्रेंट क्रूड प्राइस का जो स्टैंडर्ड है वो ओपेक कंट्रीज मानती हैं कि ब्रेंट का जो प्राइस होगा वो हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि ओपेक कंट्रीज में कुछ देश आते हैं उनकी मोनोपोली है उस तेल के प्राइस को डिसाइड करने में। तो इंडिया अधिकतर ओपेक कंट्रीज में सऊदी अरेबिया, इराक से हम लोग तेल लेते हैं, फिलहाल के लिए रशिया से भी ले रहे हैं। तो ब्रेंट जो है वो बेंचमार्क प्राइस माना जाता है ओपेक कंट्रीज के लिए। और अगर हम डब्ल्यूटीआई से तेल लेना चालू कर दें, जहां पे यूएस की इकोनॉमीज आती हैं, उधर के देश आते हैं, तो हमारा बेंचमार्क क्या हो जाएगा, डब्ल्यूटीआई हो जाएगा। तो एक तरह की ब्रांडिंग है और कुछ ज्यादा खास बात नहीं है ना। कॉस्ट ऑफ शिपिंग, ब्रेंट का जो प्राइस सस्ता हमको इसलिए पड़ता है क्योंकि ये टिपिकली लोअर इसलिए पड़ता है क्योंकि पास के देश हैं, आसानी से आ जाता है। लेकिन अगर हम डब्ल्यूटीआई से लेंगे तो हमको महंगा पड़ेगा, क्योंकि यूएस से हमको यहां तक मूव होने में टाइम लगेगा और कॉस्टली भी रहेगा। नेक्स्ट न्यूज है कि प्लेटफॉर्म टू अपडेट डिजिलॉकर डॉक्स विया आधार इन वर्क। तो अभी फिलहाल के लिए बात हो रही है, आगे डिसीजन आएगा कि हम अब डिजिटल लॉकर जो मिलेंगे वो भी आधार से कनेक्टेड हुआ करेंगे, उनके डॉक्स को ही वेरीफाई करके आगे असाइन किए जाएंगे। मेटी इन टॉक्स विद मिनिस्ट्रीज इलेक्शन कमीशन ऑन कॉन्टोर्स ऑफ प्लान। अभी प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, डिस्कशन हो रहा है मेटी का बाकी डिस्कशन इलेक्शन कमीशन और बाकी संस्थाओं को लेकर के। द सिटीजंस विल बी आस्क्ड टू प्रोवाइड कंसेंट इफ दे विश टू अवेल ऑफ सच अ फैसिलिटी। अगर आपको डिजिटल लॉकर चाहिए तो आपको आधार कनेक्ट करना पड़ेगा। रिवर्टिंग टू ओल्ड पेंशन स्कीम टू कॉस्ट स्टेट्स डियर हिट्स पेंडिंग। ये न्यूज आनी थी क्योंकि अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि ओल्ड पेंशन की तरफ स्टेट्स मूव करेंगी और जो लोग चाहते हैं वो ओल्ड पेंशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल कहता है कि अगर ओल्ड पेंशन से न्यू पेंशन से ओल्ड की तरफ जाएंगे तो ये इंडिया के लिए महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इससे बर्डन स्टेट्स पे ज्यादा आएगा। इन शॉर्ट रन हाउएवर स्टेट्स रिवर्टिंग टू द ओल्ड पेंशन स्कीम में सी एन इंप्रूवमेंट इन देयर फाइनेंसेस, क्योंकि एनपीएस में जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो ओल्ड पेंशन में कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, क्योंकि एनपीएस में 7 से 10% तक एम्प्लॉयर्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है जो ओल्ड पेंशन में नहीं था। तो फिलहाल अगर जब मूवमेंट होगा एनपीएस से ओल्ड की तरफ तो फायदा मिलेगा स्टेट्स को, लेकिन लॉन्गर रन में ये डिपेंडेंसी एक्सचेकर जो हमारा खजाना है ना, सरकारी खजाना, उसके ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा आएगी, ज्यादा प्रेशर आएगा। तो हमारे खर्चे कम करने की बात हो रही है उस पर भी प्रेशर आएगा। इस बात को यहाँ पे आर्टिकल ये हाईलाइट करता है। तो ये तो होना ही है दैट देयर कंबाइंड पेंशन पेमेंट्स, जैसे स्टेट्स की बात की जा रही है, वो 11.9% है एनुअली सिंस 13-14। दिस इज हायर देन 10% राइज इन ओन टैक्सेस। तो अगर ऐसा चलता रहा, अगर सारे स्टेट्स वाकई ओल्ड की तरफ मूव कर गए तो 64.1% ऑफ टैक्स रेवेन्यूज पे इफेक्ट आएगा और जो सरकारी खजाने पे प्रेशर भी बढ़ेगा। द नेक्स्ट है कि जोकी ओकोंजो-विलिया, काफी डिफिकल्ट नाम है, डायरेक्टर है डब्ल्यूटीओ की, इन्होंने कहा है कि वांट इंडियाज हेल्प टू बिल्ड कंसेंसस कंक्लूड की डील्स। और की डील्स क्या है? प्रोटेक्शनिज्म नॉट द फिक्स फॉर फ्लॉड मल्टीलेटरल सिस्टम सेज डब्ल्यूटीओ। तो ये आज के एडिटोरियल अगर आप देखते हैं मेरा, तो एडिटोरियल में मैंने डिस्कस किया है बहुत अच्छे से कि मल्टीलेटरलिज्म सिस्टम, मल्टीलेटरल और मिनीलेटरल दोनों ही सिस्टम्स के लिए इंडिया को क्या सोचना है, क्या हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, उसके बारे में। तो डब्ल्यूटीओ की हेड कहती हैं कि इंडिया को चाहिए कि वो देशों के बीच कंसेंसस बना करके चले, जहां पे प्रोटेक्शनिज्म अपने ट्रेड को लेकर के और मल्टीलेटरल सिस्टम का जो के ऊपर जो अटैक हो रहा है, जो मल्टीलेटरल सिस्टम खोता जा रहा है, उसको सिक्योर करें। सो मल्टीलेटरलिज्म इज डेफिनेटली अंडर अटैक
People seem to be losing faith in multilateralism. She said, seeking India's help in strengthening multilateral organization. अच्छा, ये सवाल बन सकता है मेंस के लिए कि मल्टीलेटरलिज्म को एक थ्रेट है, उसके ऊपर एक अटैक हो रहा है, इसको सिद्ध करिए। तो मल्टीलेटरलिज्म क्या है, किन किन संस्थाओं के आधार पे ऐसा होता है, इसका बेसिक्स क्या है हमको पता होना चाहिए। आज के आर्टिकल में मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप आज का एडिटोरियल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिनीलेटरलिज्म और मल्टीलेटरलिज्म क्या है। आज का एडिटोरियल जरूर देखिएगा। नाउ वी कैन नॉट अफोर्ड टू डीकपल, deglobalize or defragment. We have to change the nature of globalization so that developing countries benefit. मोटा माटी बात यहाँ पे ये है कि मल्टीलेटरलिज्म का मतलब होता है बहुपक्ष। मतलब WTO, अगर मैं आपको संस्था के नाम दूं, WTO हो गया, IMF हो गया, UN हो गया, ये सभी मल्टीलेटरलिज्म को सपोर्ट करते हैं कि जो जो देश इनमें आते हैं सभी के पक्षों को समझा जाए। लेकिन अगर आप अभी का समय देखें तो मल्टीपोलर हो गई है, पूरा जियोपॉलिटिक्स मल्टीपोलर हो चुका है। शक्तियों का ध्रुवीकरण हो गया अलग अलग इलाकों में, क्योंकि जब से रशिया यूक्रेन वॉर चालू हुई है, हर देश मतलब मेजर देश जिससे बात होती है, यूएस की बात होती है, रशिया की बात होती है, चाइना की बात होती है, ये सब अपने आप को सुपर पावर आगे लेकर के आना चाहते हैं और देशों को कंट्रोल करना चाहते हैं। पर नुकसान यहाँ पे ये हुआ है रशिया का कि अभी तक इस वॉर का कोई रिजल्ट नहीं निकला, जिसकी वजह से रशिया ये नहीं कर पाया कि वो सब देशों से आगे है, ये प्रूफ नहीं कर पाया। और चाइना को इसकी वजह से एक हिट मिला, क्योंकि चाइना भी ताइवान को इसी तरीके से अटैक करके अपने में मिलाना चाहता था। लेकिन ये सारी चीजें कहां खो गई हैं, क्योंकि शक्तियों का ध्रुवीकरण हो गया अलग अलग इलाकों में, और जिसकी वजह से मल्टीलेटरलिज्म खोता चला जा रहा है, जिसको पुश बैक करना जरूरी है। और WTO के हेड ने इस बात को कहा है, G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है तो इंडिया एक बड़ा स्टेप उठा सकता है, इसलिए इस बात को उन्होंने उठाया है। नेक्स्ट है इंडिया में पुल प्लग ऑन फेम 2 आफ्टर नेक्स्ट फिस्कल। ध्यान दीजिएगा कि व्हीकल्स की प्राइसिंग में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से फेम 2 का जो प्रोसीजर है, जिसमें 10,000 करोड़ लाने वाले थे सरकार, वो अब कैंसिल करके उन्होंने कहा कि हम PLI के द्वारा इसको लाएंगे। PLI का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जिसमें से कोई जो गड़बड़ियां चल रही हैं वो कम हो सके। एक्चुअली क्या था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम फेम जो पॉलिसी है कि इसे कहते हैं फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, फेम 2 और 3 आने वाली थी, उसमें क्या था कि हम इंसेंटिवाइज करेंगे उन कंपनीज को जो इस पॉलिसी में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बनाएंगे, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों। उस केस में आप टेक्नोलॉजी को बाहर से लेकर के आइए और हम आपको सब्सिडी देंगे। लेकिन हुआ क्या, कंपनीज क्या फ्रॉड कर रही थी यहाँ पे कि वो डोमेस्टिक लेवल पे ही प्रोडक्ट बना रही थी और कह रही थी कि बाहर से आ रहा है, सब्सिडी ले रही थी। तो ये सब गड़बड़ियां ना हो, बीच में इसको रोक दिया गया था। तो अब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम PLI के आधार पर पैसा देंगे, जो क्या है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है। इसमें आपको कुछ पैरामीटर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा तभी आपको पैसा मिलेगा। क्लियर है? अभी तक आपको सब्सिडी मिलती थी, उसको रोक दिया जाएगा। सो वो कह रहे हैं कि वी आर अनलाइकली टू एक्सटेंड the scheme beyond financial year 24, a senior government official said, adding that key FAME 2 goals will be achieved by then. FAME 2 aim to support 1 million EVs, two-wheeler E2W and 7,000 electric buses, about 8,000 E2Ws and 35 E-buses। ये अच्छा, ये जरूरी क्यों था, फेम 2 क्यों करा जा रहा है? क्योंकि आप याद करिए कि हमें अपना 2030 तक का एमिशन कम करना है, 2070 तक का एमिशन कम करना है, जिसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसको कम करना है, ग्रीन टारगेट्स को अचीव करना है, इसलिए इस पॉलिसी को लाया गया था। लेकिन जब कंपनियां गड़बड़ी कर रही है तो उन्होंने कहा कि इसको पॉज करके PLI के थ्रू लाएंगे, जहां पे आपको प्रोडक्शन के आधार पर इंसेंटिव दिया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग पे। अब वो लोग वो गड़बड़ियां नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का न्यूज एनालिसिस। आई होप ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इफ यस, गिव मी अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।